Students, welcome to my VR Study Point YouTube channel. Today we are going to learn subject SST of class 7 and this is the part of geography and the lesson is third lesson. The name is Earth movements and major landforms. Okay, this is a part 2 of this lesson students. ये जो आज का जो वीडियो है वो पार्ट 2 है इस लेसन का. इसका पार्ट 1 जो हमने इसमें कुछ पॉइंट्स डिस्कस किए थे पार्ट 1 में. आज जो बचे हुए जो टॉपिक्स है उसके बारे में आज हम इस पार्ट 2 में डिस्कस करेंगे. ओके, तो इस वीडियो का जो इस लेसन का जो फर्स्ट जो पॉइंट है वो है अर्थक्वेक्स. ओके, अर्थक्वेक्स मीन्स क्या होता है? भूकंप, है ना. जो भूकंप वगैरह आते हैं उसको जैसे जमीन हिलती है ना, वो सारी जो चीजें हैं वो किसके? अर्थक्वेक के. एंड अर्थक्वेक इज कॉज्ड बाय अ सडन डिस्प्लेसमेंट और डिसलोकेशन ऑफ द लिथोस्फीयर अलोंग द प्लेट बाउंड्रीज, है ना. मतलब जो अर्थक्वेक है वो उसकी जो कॉजेस है वो क्या है, किसकी वजह से वो अर्थक्वेक होता है? जब सडनली डिस्प्लेसमेंट होती है, मतलब सडनली जो प्लेस है वो क्या हो जाती है, अपनी जगह से हिल जाती है ना, सरक जाती है और उसका जो लोकेशन है वो डिसलोकेशन हो जाता है लिथोस्फीयर का, जमीन का, और वो प्लेट्स के बाउंड्री से हिल जाती है, तब क्या होता है? अर्थक्वेक होता है. This displacement below the surface of the earth produced vibrations or tremors that spread out in all directions similar to the ripples created in a pool when we throw a stone into it. तो ये जो डिप्लेसमेंट है वो जमीन के नीचे से होती है, सरफेस ऑफ अर्थ की सरफेस से होती है, और इसमें से कुछ वाइब्रेशंस प्रोड्यूस होते हैं ना, वाइब्रेट हो जाता है, हिल जाता है पूरी तरह से, और डायरेक्शंस जो है वो चेंज होते जाते हैं, क्योंकि जो अर्थ है वो एक जगह से दूसरी जगह हिलती है तो उसके वजह से डायरेक्शंस भी चेंज होते हैं, और जो पत्थर वगैरह होते हैं अपने अर्थ के नीचे वो एक इधर से उधर वो हिलने लगते हैं और एक जगह से दूसरी जगह वो थ्रो भी होते हैं. ठीक है. वोल्केनिक इरप्शंस, लैंडस्लाइड्स एंड फॉल्टिंग कैन आल्सो कॉज अर्थक्वेक्स. जो ज्वालामुखी वगैरह फटती है और लैंडस्लाइड्स होते हैं, फॉल्टिंग होते हैं, वो भी एक अर्थक्वेक के ही पार्ट्स है. Minor earthquake can also occur due to human activities like drilling, blasting, building dams, bomb explosions and so on. ये जो earthquake है, माइनर earthquakes जो है वो ह्यूमंस के कुछ ऐसे बुरी एक्टिविटीज होती है उसकी वजह से भी होती है, जैसे ड्रिलिंग्स है ना, ड्रिल्स करना जमीन में, या फिर ब्लास्टिंग है, ब्लास्ट वगैरह करना, जैसे कोयले की खदान में वगैरह, या फिर ऐसे बड़े बड़े पहाड़ियों में जो ब्लास्ट किए जाते हैं, है ना, तो वो उसकी वजह से भी अर्थक्वेक होता है. या फिर बिल्डिंग डैम्स वगैरह बनाना और बॉम्ब एक्सप्लोशन करना, उसकी वजह से भी अर्थक्वेक होता है. The point or place of origin of an earthquake under the surface of the earth is known as the focus of the earthquake, and from the focus the earthquake's waves travel in all directions and these vibrations are referred to as seismic waves. ये जो अर्थक्वेक का जो मेन पॉइंट होता है, मतलब जहाँ से अर्थक्वेक हुई है या जहाँ पे अर्थ हिली है, उसका जो ओरिजिन अर्थक्वेक का जो प्लेस होता है वो अर्थ के सरफेस के अंदर होता है. ठीक है. जिसको हम फोकस ऑफ द अर्थक्वेक कहते हैं, मतलब उस पे ही अर्थक्वेक का फोकस होता है, और इस फोकस से अर्थक्वेक की जो वेव्स है वो ट्रैवल करते हैं उसके अलग अलग डायरेक्शंस में. ठीक है. और अलग अलग उसमें से वाइब्रेशंस बाहर निकलती है, जिसको हम सेस्मिक वेव्स कहते हैं. These vibrations depend on the intensity of the earthquake, which is proportionate to the distance of a place from the epicenter of the earthquake. मतलब जो ये जो वाइब्रेशंस है वो अर्थक्वेक के किसके ऊपर डिपेंड होते हैं? इंटेंसिटी के ऊपर डिपेंड होते हैं, और इसके कुछ ऐसे प्रोपोर्शनेट जो डिस्टेंस होता है इसके बीच में, उसमें जो प्लेस होता है उसका जो सेंटर होता है, एपिक सेंटर जो होता है उस अर्थक्वेक का, उसमें से वो हमें वाइब्रेशंस का पता चलता है. Epicenter is the point on the earth's surface vertically above the focus which suffers maximum damage during the occurrence of an earthquake. जो ये एपिक सेंटर जो है
वो अर्थ के सरफेस का पॉइंट है और जिससे वर्टिकली जो मतलब मैक्सिमम जो डैमेज जो चीज़ें अर्थ में जो होती है जिससे हम अर्थ जो सफ़र करती है वो उसका पॉइंट होता है, ठीक है। और यह उसी से जो ज़मीन है वो अर्थक्वेक जो है उस ज़मीन को डैमेज करते हुए जाता है। इसके बाद हम जो नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, मेजरिंग अर्थक्वेक। अर्थक्वेक को मेजर्स कैसे करते हैं। सेस्मोलॉजी इज द स्टडी ऑफ अर्थक्वेक वेव्स एंड साइंटिस्ट हु स्टडी देम आर नोन एज सेस्मोलॉजिस्ट। मतलब ये सेस्मोलॉजी जो है वो अर्थक्वेक के वेव्स को नापने का एक पार्ट है और इस पे स्टडी करने वाले जो साइंटिस्ट होते हैं उनको सेस्मोलॉजिस्ट कहा जाता है। A seismometer or seismograph is an instrument used to detect and measure the vibrations produced by earthquake. ये जो सेस्मोमीटर है या फिर सेस्मोग्राफ एक मेजर करने की एक चीज है, इंस्ट्रूमेंट है जिसको हम अर्थक्वेक के जो वाइब्रेशंस है उसको मेजर करते हैं। The first reliable seismometer was invented by John Millen, an English seismologist and geologist around 1880। ये जो अर्थक्वेक जो नापने का, इसके जो वाइब्रेशंस नापने का जो सेस्मोमीटर है ये सबसे पहले किसने इन्वेंट किया था? जॉन मिलनी ने, ठीक है, जो इंग्लिश के सेस्मोलॉजिस्ट थे और जियोलॉजिस्ट थे 1880 के काल में, ठीक है। The strength of an earthquake, which may be mild or severe, is usually measured on one of the two scales। ये जो अर्थक्वेक की जो स्ट्रेंथ है वो उसको नापने के मेजर करने के दो स्केल्स है। फर्स्ट इज मर्केली स्केल एंड सेकंड इज रिश्टर स्केल, ठीक है। गियोस्पी मर्केली इन्वेंटेड द मर्केली स्केल इन 1902 which measures the intensity of an earthquake। ये जो गियोस्पी मर्केली नाम के एक पर्सन है जिन्होंने मर्केली स्केल को इन्वेंट किया था 1902 में, जो हम अर्थक्वेक की इंटेंसिटी मेजर करने के लिए उसका यूज करते हैं। Improved in 1931, the modified Mercalli scale makes use of the observation of people who underwent an earthquake so as to estimate its intensity। इसके बाद 1931 में इस ये जो इंटेंसिटी मेजर करने की जो ये स्केल थी मर्केली स्केल, इसको मॉडिफाई किया गया इस और लोगों के ऑब्जर्वेशन में, और उसको अच्छे से मतलब और उसको इसकी इंटेंसिटी मेजर करने के लिए उसको और ज़्यादा अच्छे से उसको मॉडिफाई किया गया। Hence it is not considered as accurate as the Richter scale। और उसके बाद एक रिश्टर स्केल भी उसको मतलब एक रिश्टर स्केल भी बनाएंगी जो उसी काम के लिए यूज होती है। द रिश्टर स्केल रेंजिंग फ्रॉम 0 to over 9। ये जो रिश्टर स्केल है इसकी जो रेंज है वो 0 से लेके 9 तक जाती है। वॉज डेवलप्ड बाय अमेरिकन सेस्मोलॉजिस्ट चार्ल्स रिश्टर। और इसको बनाने वाले कौन है? अमेरिकन जो सेस्मोलॉजिस्ट है जिनका नाम है चार्ल्स रिश्टर, उन्होंने ये रिश्टर स्केल बनाई है। Severe earthquakes which measure 6 and above on the Richter scale cause extreme destruction leading to havoc and extensive loss of life and property। इसमें ये जो रिश्टर स्केल की मतलब ये जो अर्थक्वेक है, ये कुछ अर्थक्वेक जो है उसके मेजरमेंट जो है 6 और 6 के ऊपर तक वो रिश्टर स्केल से हम नाप सकते हैं, और उसका जो डिस्ट्रक्शंस है वो जितना ज़्यादा है वो स्केल कितना ज़्यादा वो रिश्टर स्केल से हमें पता चलता है। Earthquakes occur along most plate margins and especially where one plate is pushed under or against another। Lands bordering the Pacific Ocean, the mountain belts and the mid-ocean ridges experience earthquakes the most। इसमें ये जो स्केल है रिश्टर स्केल, इसकी जो बॉर्डर है वो लैंड से पैसिफिक ओशियन की जो जमीन है वहां से उसको नापी जाती है, और माउंटेन के बेल्ट्स तक कि कहाँ से कितना उसका वाइब्रेट हुआ है और कितनी उसकी रेंजिंग है, वो सारी चीजें स्केल से नापी जाती है, ठीक है। मेनी एरियाज इन इंडिया आर अर्थक्वेक्स प्रोन, स्पेशली द हिमालय रेंजेस विच वेयर रिसेंटली फॉर्म्ड एंड आर रिलेटिवली अनस्टेबल।
कुछ ऐसे जो एरिया है भारत के जो इसमें अर्थक्वेक बहुत ज़्यादा हुआ है, जैसे हिमालय रेंजेस, हिमालय के जो पर्वत है वहाँ पे बहुत ज़्यादा अर्थक्वेक हुआ है, तो उसमें भी कुछ मतलब ऐसे अनस्टेबल चीज़ें वहाँ पे हुई है। ठीक है, अब हम एक केस स्टडी करेंगे। 2010 में हुआ था हैथी अर्थक्वेक। ठीक है, उसके बारे में हम कुछ इंफॉर्मेशन देखेंगे। एन अर्थक्वेक इन हैथी इन 2010 at a magnitude of 7 on the Richter scale caused great destructions and damages। इसमें एक अर्थक्वेक हुआ था, हैथी अर्थक्वेक 2010 में हुआ था, 2010 में। ठीक है, इसमें कुछ ऐसे मतलब रिश्टर स्केल से उसकी भी मेजरमेंट की गई थी, और उसमें उसके जो बड़े बड़े डिस्ट्रक्शंस हुए थे और बहुत ज़्यादा डैमेजेस भी हुए थे। The epicenter of the earthquake was located in the town of Leogang। इसका जो मेन इपीसेंटर है, मतलब कहाँ से ये अर्थक्वेक, मेन पॉइंट कौन सा है अर्थक्वेक होने का, वो जो मेन पॉइंट जो था वो कौन सा था, एक गांव था जिसका नाम था लियोगेन, उस वहां से वो अर्थक्वेक हुआ था। An estimate 3 lakhs people were affected by the earthquake, and many residents, landmarks and commercial establishment in the capital town Port-au-Prince as well as Jacmel and other settlements were severely damaged। इस अर्थक्वेक में कम से कम ऐसे 3 लाख से भी ज्यादा ऐसे लोग वहाँ पे उस अर्थक्वेक से अफेक्टेड हुए थे बहुत ज्यादा। जो कुछ ऐसे रेसिडेंस जो थे, घर वगैरह, फिर जो लैंडमार्क्स थे वो सारे खत्म हो चुके थे, और बहुत से बिल्डिंग्स वगैरह सब गिर चुके थे, बहुत ज्यादा नुकसान हो चुका था और बहुत ज्यादा डैमेज भी हो चुका था। Several significant buildings such as the National Assembly, the Presidential Palace and the Port-au-Prince Cathedral were damaged due to the earthquake। इस अर्थक्वेक की वजह से वहाँ पे जो बड़े बड़े जो गवर्नमेंट की जो भी नेशनल असेंबली है वो भी डैमेज हो चुकी थी, और प्रेसिडेंशियल पैलेस मतलब जो राष्ट्रपति का जो पैलेस, महल, जो बंगला होता है वो तक भी डैमेज हो चुका था, और उसी के साथ साथ पोर्ट ऑफ प्रिंस कैथेड्रल में जो था वो भी डैमेज हो चुका था इस अर्थक्वेक की वजह से। इवन द इसेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर सच एज हॉस्पिटल्स, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज एज वेल एज द कम्युनिकेशन सिस्टम वेयर कंप्लीटली डिस्ट्रॉयड। और इसी के साथ साथ जो इंफ्रास्ट्रक्चर्स जो है, जैसे हॉस्पिटल्स है, ट्रांसपोर्टेशन फैसिलिटीज है, इनफैक्ट कम्युनिकेशन सिस्टम्स भी है, वो सारे क्या हो चुके थे, पूरी तरह से डिस्ट्रॉय हो चुके थे, पूरी तरह से खत्म हो चुके थे। अकॉर्डिंग टू द फिगर्स रियलाइज्ड बाय द गवर्नमेंट, मोर देन 200,000 people dead and 300,000 were injured and 1 lakh were rendered homeless। मतलब गवर्नमेंट ने जब उसके बारे में पूरा जो उसका सब जो सर्च किया था, उसके अकॉर्डिंग ये रियलाइज हुआ था कि फिगर्स में कि ज्यादातर 200,000 लोगों से भी ज्यादा लोग उसमें मारे जा चुके थे, और 300,000 से भी ज्यादा लोग बीमार थे, इंजर्ड थे, जख्मी थे, और 1 लाख तक के लोग जो थे वो होमलेस हो चुके थे, मतलब सबके घर पूरे टूट चुके थे, सभी के घर क्या हो चुके थे, बर्बाद हो चुके थे, तो वो लोग होमलेस हो चुके थे। The earthquake took place at a fault which runs through Haiti and is located along the northern boundary between the Caribbean and the North American plates। ये जो अर्थक्वेक था, हैती अर्थक्वेक, ये इसका जो फॉल्ट है वो नॉर्थ बाउंड्री के बीच में से, और नॉर्थ बाउंड्री और कैरिबियन के बीच में जो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट्स है वहां से वो स्टार्ट हुआ था। द कैरिबियन टेक्टोनिक प्लेट shifts eastward by about 0.79 inches every year in relation to the North American plate। ये जो कैरिबियन टेक्टोनिक प्लेट जो है इसका जो ईस्टवर्ड है, मतलब ईस्ट साइड की जो प्लेट है वो नॉर्थ अमेरिकन प्लेट से 0.79 इंचेस हर साल वो क्या होती है, उसकी रिलेशन में बढ़ती है, मतलब उससे जाके जुड़ती है। Geologists and seismologists who visited Haiti after the earthquake identified certain reasons as to why the earthquakes on 12 January 2010 caused such a huge magnitude of damage and destruction।
जो जियोलॉजिस्ट भौगोलिक शास्त्रज्ञ और जो सेस्मोलॉजिस्ट थे, उन्होंने जब इस हैथी अर्थक्वेक जहाँ पे हुआ वहाँ पे जाके उन्होंने विजिट दी, वहाँ पे देखा, तो उन्होंने ये आइडेंटिफाई किया उसका रीजन कि ये अर्थक्वेक मतलब 12 जनवरी 2010 को ही क्यों हुआ था और किसी दिन को उसका मतलब क्या बड़ा रीजन था इसका होने का। Haiti's limited infrastructural capability to respond to a natural disaster of the magnitude of the earthquake in 2010 is one of the most crucial challenges that the country faces. तो इसमें हैथीज की जो लिमिटेशन थी, हैथी क्योंकि जो इंफ्रास्ट्रक्चरल जो कैपेबिलिटी थी वो नेचुरल डिजास्टर्स के ऊपर वो रिस्पॉन्ड करती थी, और अर्थक्वेक जो था 2010 का वो सबसे भयानक ऐसे क्रूशियल चैलेंजेस लेके आया था अपनी कंट्री को, बहुत ज़्यादा चैलेंजेस उसकी वजह से फेस करने पड़े थे। The death and injury of a large percentage of the population in the capital city and other thickly populated urban areas speak of the unsupervised construction carried out by the government without paying heed to the plate boundary location. और इसमें ये बताया है कि इस हैथी अर्थक्वेक में बहुत ज़्यादा डेथ और बहुत ज़्यादा इंजरी जो थी वो बहुत ज़्यादा परसेंटेज में बढ़ी थी, और जो कैपिटल सिटी की जो पॉपुलेशन थे वो बहुत ही मतलब कम हो चुकी थी, और अर्बन एरियाज की भी पॉपुलेशन कम हो चुकी थी, जिसकी वजह से वहाँ पे जो कंस्ट्रक्शन जो थे गवर्नमेंट के वो उनके थ्रू वो कैरिड बाहर हो चुके थे, और बिना किसी पेड़ के जो प्लेट्स के जो बाउंड्री लोकेशंस जो थे वो गवर्नमेंट के अंडर में चले जा चुके थे। Absence of proper building codes and disaster preparedness were also identified as important reasons for the immense damage in Haiti. इस हैथी अर्थक्वेक में जो भी डैमेजेस हुए, जो भी इम्पोर्टेंट जो रीजंस थे, उसमें जो प्रॉपर बिल्डिंग्स के अब्सेंस वगैरह या फिर जो डिजास्टर्स हुए थे उसके आइडेंटिफिकेशन जो हुई थी इम्पोर्टेंट, उसके जो कुछ इम्पोर्टेंट रीजंस उसमें से निकले थे वो हैथी के वजह से ही वो डैमेज हो चुके थे। द अर्थक्वेक टुक प्लेस एट अ शैलो डेप्थ एंड हेंस द हाई एनर्जी seismic waves had to travel only a short distance to reach the surface of the earth. ये जो हैथी अर्थक्वेक जो हुआ था उसके जो मतलब जिस प्लेस से वो हुआ था वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा डेप्थ तक वो ज़मीन के अंदर तक वो चली जा चुकी थी वो अर्थक्वेक, और उससे हाई एनर्जी बाहर निकली थी, और उसके वजह से इतना भयानक अर्थक्वेक हो गया था। अब हम देखेंगे नेक्स्ट टॉपिक वोल्केनोज। A volcano is defined as a vent or an opening in the crust of the earth which allows hot magma. ये जो वोल्केनो है इसकी जो मतलब इसकी जो डिफिनेशन है वो क्या है कि अर्थ का जो क्रस्ट है, अर्थ के जो अंदर का जो पार्ट है उसकी ओपनिंग होती है, मतलब वो खुलता है और उसमें से कुछ ऐसे गर्म ऐसे मैग्मा बाहर निकलता है। ठीक है, वोल्केनिक एश, स्टीम, rock particles and gases to escape from below the surface of the earth. मतलब वोल्केनिक जो पार्ट्स है जैसे स्टीम्स है, रॉक पार्टिकल्स है, गैसेस है, वो सारी जो चीजें हैं वो अपने अर्थ के सरफेस के नीचे होती है। ठीक है, द मैग्मा विच कम्स आउट एज लावा along with the gases, dust and steam eventually cools and settles around the vent in layers forming a conical mountain. और जो मैग्मा है वो मतलब एक लावा के रूप में वो बाहर निकलता है ना, और विथ गैसेस के साथ, है ना, गैसेस के साथ वो बाहर निकलता है, उसके साथ में डस्ट और स्टीम, है ना, और कुछ ऐसे कूल्स ऐसे चीजें उसमें उसके साथ बाहर निकलती है, और वो कहाँ सेटल होती है, पूरे अराउंड में सेटल होती है, लेयर्स के अराउंड में फॉर्मिंग, और उसमें से कोलोनिकल माउंटेन्स में वो जा पहुंचती है। इफ द वोल्केनिक इरप्शन टेक्स प्लेस थ्रू अ लॉन्ग क्रैक इट इज नोन एज अ फिशर इरप्शन। इस वोल्केनिक इरप्शंस की वजह से, ज्वालामुखी फटने की वजह से वहाँ पे एक बहुत ही बड़ी क्रैक हो जाती है जिसको हम फिशर्स इरप्शन कहते हैं। Some famous examples of volcano formed through vent eruption
are Mount Fuji in Japan and Mount Kilimanjaro in Africa. जो दो एग्जाम्पल्स है, सबसे बड़े जो ज्वालामुखी फटी थी, वोल्केनोस हुआ था, कहाँ पे हुआ था? पहला जो था माउंट फूजी में जो जापान में है, और दूसरा जो था माउंट किलिमांजारो इन अफ्रीका। यहाँ पे बहुत बड़े जो वोल्केनो इरप्शंस थे वो हुए थे। The Deccan Plateau in India was formed by the cooling of lava that poured out through a fissure eruption। और जो डेक्कन के प्लेट्यूज जो होते हैं, पठार जो होते हैं डेक्कन साइड में अपने इंडिया के, वहाँ पे कुछ ऐसे कूलिंग लावा बाहर निकलता है जो फीजर इरप्शंस को क्या करता है? भर देता है, पोर कर देता है। ऑन द बेसिस ऑफ देयर फ्रीक्वेंसी ऑफ इरप्शन वोल्केनोज आर क्लासिफाइड इनटू द फॉलोइंग टाइप्स। ये अपने इरप्शंस की कुछ ऐसे फ्रीक्वेंसी है जो कुछ तीन टाइप्स में उसके वोल्केनो बने हैं। पहला है एक्टिव वोल्केनो, सेकंड इज डोरमेंट वोल्केनो एंड थर्ड इज एक्सटिंक्ट वोल्केनो। Many active volcanoes are present in a circular belt around the Pacific Ocean and the islands within it। कुछ ऐसे वोल्केनोज है, एक्टिव वोल्केनो जो है वो कहाँ देखने को मिलते हैं? ज्यादातर पैसिफिक ओशन के अराउंड में या फिर आइलैंड्स के बीच में, आइलैंड्स में वगैरह वो हमें वोल्केनो देखने को मिलते हैं। दिस रीजन हैज देयरफॉर अर्न्ड द नेम द पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। और इसी वोल्केनो, इस प्रदेश के जो इस रीजन के एरिया के जो वोल्केनोज है उनको एक नाम दिया गया है जो है पैसिफिक रिंग ऑफ फायर। The mid-continental belt which runs along the middle of Europe and Asia includes some very important volcanoes like Mount Etna, Mount Vesuvius, etc। मतलब कुछ ऐसे बड़े बड़े जो माउंटेन्स है जहाँ पे ये वोल्केनोस फटे हैं, ठीक है। जैसे यूरोप में है, यूरोप के बिल्कुल मिडल में फटे थे, और एशिया में, एशिया अपने कॉन्टिनेंट्स में है ना। और इसमें कुछ ऐसे इम्पोर्टेंट वोल्केनोस हुए थे, जैसे माउंट इटना जो सिकिली में है, और माउंट वेसुवियस जो इटली में है, ठीक है। एज वोल्केनिक एक्टिविटी एंड अर्थक्वेक्स आर बोथ एसोसिएटेड विद द डिसलोकेशन ऑफ द लिथोस्फीयर ड्यू टू प्लेट्स tectonics, they mostly occur in the same place, for example at plate margins। जो वोल्केनिक एक्टिविटीज या फिर जो अर्थक्वेक्स जो है वो दोनों भी सेम मतलब चीजें होती है। उसकी वजह से क्या होती है? डिसलोकेशन होती है, मतलब जमीन हिलती है और जमीन जो है उसमें कुछ प्लेट्स टेक्टोनिक्स हो जाते हैं, और मोस्टली उसमें कुछ ऐसे सेम चीजें जो होती है वो सेम होती रहती है उनकी जगह पे, ठीक है। नेक्स्ट जो पॉइंट है वो है सिग्निफिकेंस ऑफ वोल्केनोज। Besides serving as popular tourist attractions, volcanoes serve to bring to the surface useful minerals from the interior of the earth। जो कुछ ऐसे पॉपुलर टूरिस्ट के जो अट्रैक्शंस जो है वो किस चीज पर ज्यादातर जाते हैं? वोल्केनोज होने के बाद वहां से जो यूजफुल कुछ ऐसे मिनरल्स, कुछ ऐसे खनिज है वहां से जो बाहर निकलते हैं अर्थ के अंदर से, उस पर सबसे ज्यादा जो टूरिस्ट लोगों का सबसे ज्यादा अट्रैक्शन होता है। द मैग्मा एंड अदर मटेरियल्स विच कम आउट एज लावा हेल्प टू इंक्रीज द फर्टिलिटी ऑफ द सॉइल। लावा के बाहर जब ज्वालामुखी फटती है तो लावा बाहर निकलता है, उस लावा की वजह से जमीन के अंदर से कुछ ऐसे मैग्मास या फिर और कुछ मटेरियल्स जो है वो बाहर निकलते हैं, जो अपने जमीन को क्या करते हैं? वो फर्टाइल करने के लिए या जमीन की फर्टिलिटी को इंक्रीज करने के लिए वो हेल्प करते हैं। इसमें कुछ दो टाइप्स दिए हैं वोल्केनोस के, जैसे कुछ ऐसे ये जो मैंने तीन टाइप्स बताए आपको, एक्टिव वोल्केनोस, डोरमेंट वोल्केनोस और एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इनके बारे में कुछ यहाँ पे बताया है, एक डेफिनेशन है उनके और कुछ एग्जांपल्स है। ओके, तो पहला है एक्टिव वोल्केनोस। एक्टिव वोल्केनोस की डेफिनेशन क्या है? तो इरप्ट फ्रीक्वेंटली और हैव इरप्टेड इन रिसेंट टाइम्स एंड शोज साइंस ऑफ इंस्टेबिलिटी। मतलब ये जो एक्टिव वोल्केनो है इसका जो इरेप्शन होता है वो कैसे होता है? फ्रीक्वेंटली होता है, और इसके जो इरेप्टेड मतलब जो टाइम होता है वो किसकी वजह से शो होता है? उसकी इंस्टेबिलिटी से, ठीक है। ये उसकी डेफिनेशन है।
और उसका एग्जाम्पल क्या है, माउंट माउंट किलोया, हवाली, माउंट इटना सिकिली, माउंट वेसुवियस इटली और बैरन आइलैंड इंडिया, एंड माउंट इजियाफेजालोजुकोल जो है आइसलैंड में। ठीक है, इसके बाद जो है डोरमंट वोल्केनोज, इसकी डेफिनेशन है दे हैव बीन नोन टू इरप्ट इन हिस्टोरिकल टाइम्स एंड शो साइंस ऑफ पॉसिबल इरप्शन इन फ्यूचर। ये जो डोरमेंट वोल्केनो है वो हम कैसे हम उसको जानते हैं कि उसके जो इरप्शन है वो हिस्टोरिकल टाइम्स से शो होता है हमें, और उसके जो इरप्शन है वो फ्यूचर में भी होने की पॉसिबिलिटी होती है। इसके जो एग्जांपल है मतलब डोरमेंट वोल्केनोस कहाँ हुआ है, माउंट मोना की जो हवाली में है, माउंट फुजी जापान में और माउंट रेनियर यूएसए में। ओके, और थर्ड वोल्केनो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, जिसकी डेफिनेशन है दे हैव नॉट इरप्टेड एट ऑल इन हिस्टोरिकल टाइम्स बट हैव फीचर्स ऑफ वोल्केनोस, दीज आर डेड वोल्केनोस। मतलब ये जो वोल्केनो है एक्सटिंक्ट वोल्केनो, इसके कोई भी हिस्टोरिकल टाइम्स से इसके कोई इरप्शन मतलब इसका कोई इरप्शन नहीं हुआ है, लेकिन इसके कुछ फीचर्स वोल्केनोस के कुछ फीचर्स है, जैसे इसमें ये जो फीचर्स है वो कैसे होते हैं, डेड वो होते हैं, डेड वोल्केनोस उसका एक फीचर है। ठीक है, अब इसके एक्सटिंक्ट वोल्केनो के कुछ जो एग्जांपल्स है कि कहाँ पे ये एक्सटिंक्ट वोल्केनो हुआ है, माउंट किलिमंजारो जो टांजिया में है अफ्रीका में, सेकंड है माउंट वार्निंग ऑस्ट्रेलिया में, और माउंट इल्ब्रस रशिया में। ओके स्टूडेंट्स, तो ये आज का पार्ट 2 था इस लेसन का। इस पार्ट में हमने जो टॉपिक डिस्कस किए हैं अर्थक्वेक और वोल्केनोस के बारे में हमने इस पार्ट में जानकारी देखी है। ठीक है, तो इससे रिलेटेड अगर आपको कोई भी डाउट हो, कोई भी प्रॉब्लम हो, तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें। थैंक यू।